हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन का पेपर हम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 17 पर हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 17 है इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी इन एलपीपी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जब भी हमारे पास एलपीपी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने पे कई बार ऐसा होता है कि एलपीपी का या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन है, या हो सकता है उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो उन दोनों कंडीशंस को हम कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो बेसिकली इनको समझने के लिए हम इस तरह समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास जेड जे माइनस सी जे और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, यानी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल जो फाइनल टेबल है उसमें हमारे पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू जो है नॉन जीरो है। अगर जीरो है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो के केस में हो जाएगा कि उस कंडीशन हम कहेंगे कि इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये हो गया, ये तो हो गया नो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस। एंड कब हम कहेंगे कि एलपीपी का जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई एक एलपीपी है हमारे पास, हम देखते हैं कि जेड जे माइनस सी जे जो है सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, कोई एक जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यानी कोई एक और एक जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हम एक्स आई जे यानी कि हमारे पास लिविंग वेक्टर पता चल गया टेबल में, लेकिन जब हम एंट्री वेक्टर चेक कर रहे हैं, ठीक है सॉरी, एंट्री वेक्टर पता चल गया, लिविंग वेक्टर जब हम चेक कर रहे हैं तो लिविंग वेक्टर चेक करते टाइम हमने देखा कि सभी एक्स आई जे जो है वो नेगेटिव है, यानी हम लिविंग वेक्टर पता नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि प्रॉब्लम का, हमारे पास उस प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यह नो सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन का ये हमें पता चल गया। अब इसको हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस अगर देखें तो ये है हमारे पास 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x1 प्लस 4x2, ये है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x1 प्लस 4x2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन क्या आता है, क्योंकि 2x2 का है तो ग्राफिकल मेथड से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखें तो यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड्स का जो डायरेक्ट पैटर्न है वो बता रहा हूँ मैं, ग्राफिकल मेथड्स के सारे पॉइंट से लेकर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो बनेगी हमारे पास 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2 से होकर एक लाइन जाएगी। ठीक है, यानी कि एक लाइन इस तरह से बनेगी। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर 0 0 सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो एरिया जो है इधर बनेगी। ठीक है, फिजिबल रीजन का एरिया जो है इधर बनेगा। इस पर अगर देखें तो x1 इक्वल टू आ जाएगा, और जीरो पुट करेंगे, x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 2/3, यानी कुछ यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा x2 इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जाएगा एरिया। ठीक है, एंड इस पे अगर देखें तो 3x1 यानी x1 इक्वल टू आ जाएगा 4 0। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें तो 3 0, इसके करस्पॉन्डिंग 3 0, सपोज 3 0 यहाँ है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर सेटिस्फाई करा के देखें तो रीजन इधर आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी इसका, और ऑब्वियसली x1 ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, और ये है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखें तो कोई भी एक रीजन नहीं है, यानी कि ये इसके एरिया इधर जा रहा था, इसका एरिया इधर जा रहा है, इसका एरिया इधर जा रहा है, यानी नो नो feasible solution, implies no solution। ठीक है स्टूडेंट्स, implies no solution, यानी अब नो सॉल्यूशन तो हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एलपीपी के केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है,
यानी कि सिंप्लेक्स टेबल में जो हमने बोला कि अगर बिग एम मेथड से हम यूज कर रहे हैं और एम अगर फाइनल टेबल में है और सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास वो प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसका मैं पहले सबसे पहले आफ्टर एडिंग सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल, आफ्टर एडिंग सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल, अब इसमें मैं डायरेक्टली टेबल बनाया करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस s1 सॉरी प्लस s1 इक्वल टू 2। इसके करस्पॉन्डिंग 3x1 प्लस 4x2 प्लस s2 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3x1 प्लस 4x2 माइनस S3 माइनस, क्योंकि यहाँ सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे वन इसके करस्पॉन्डिंग 1 0 0 बनता है, इसके करस्पॉन्डिंग S2 करस्पॉन्डिंग 0 1 0 बनता है, इसके करस्पॉन्डिंग 0 0 माइनस 1 बनेगा, तो नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस A1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे ऑब्वियसली x1 x2 s1 s2 s3 a1 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना देता हूँ मैं। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बी एक्स बी डी सी जे। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, कितने 1 2 3 4 5 अल्फा 6। ठीक है, ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, बट a1 है तो माइनस a1 फिर माइनस एन a1, यानी बिग एम मेथड लगेगा इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 3 2 0 0 0 माइनस एन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी s1 s2 एंड a1। ठीक है, ये हो गया। सी बी इसके करस्पॉन्डिंग 0 0 माइनस एन, डी की वैल्यू 2 टू 12 2 टू 12। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया, तो हमारे पास यहाँ से अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकता हूँ मैं 2 1 1 0 0 0। ठीक है, और 3 4 3 4 माइनस 1 सॉरी 3 1 3 4 0 1 0 0 एंड 3 4 0 0 माइनस 1 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये यहाँ पे नहीं समझ आया कि किस तरह से लिखा है, तो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही सारा है। यहाँ प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से ये सीखा है किस तरह से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं और किस तरह से ये टेबल आती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू बेसिकली क्या है, सी बी एक्स बी माइनस सी जे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आपका क्या है, ये है आपका 3 पॉजिटिव 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3m माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4m माइनस 2 0 0 m एंड 0। ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव क्या है, ये, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एंट्री वेक्टर। लीविंग वेक्टर क्या हो जाएगा, लीविंग वेक्टर हो जाएगा हमारे पास b अपॉन एक्स आई जे। ठीक है, तो और जहाँ पे एक्स आई जे जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो लीविंग वेक्टर के लिए 2/1, तो ये 2 हो जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा, 12/4 3 हो जाएगा, तो यानी ये हमारे पास जो मोस्ट लोएस्ट जो है वो हमारे पास लीविंग वेक्टर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब लीविंग वेक्टर बन गया, अब हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो जाएगा सी बी एक्स बी डी सी जे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4
अल्फा 5 अल्फा 6 और ये हो जाएगा आपका 3 2 0 0 0 -n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अल्फा 2 आया है S2 की जगह, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 यानी सॉरी अल्फा 2 आया तो अल्फा 2 है बेसिकली X2 के करस्पॉन्डिंग, तो X2 ये हो गया S1 और ये हो गया A1। ठीक है, ऐसे करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वैल्यू जो है S1 की करस्पॉन्डिंग 0 2 -n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये हमारे पास बेसिकली की एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है, तो पूरी रो को 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। बी में जो डिवाइड किया तो 1/2 3/4 1/2 3/4 1 0 1/4। ठीक है, 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें करना है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इसकी और इसकी बेसिकली इसकी और इसकी हेल्प से इस पार्ट को जीरो बनाना है, यानी कि यहाँ पे जीरो चाहिए और यहाँ पे जीरो चाहिए। तो अगर मैं करूँ R1 ओल्ड इक्वल टू R1 न्यू माइनस R2 न्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो माइनस सिंपली माइनस करना है, तो 2 - 1/2 2 - 1/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, उसके बाद 2 - 3/4 2 - 3/4 ये हो जाएगा आपका 5/4 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 5/4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से ये हमने किया था 2 - 3/4 किया था, अब 1 - 1 करेंगे तो 0 1 - 0 तो ये 0 और ये हमारे पास हो जाएगा 0 - 1/4 -1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 0 एंड ये 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली इसको 0 बनाने के लिए R3 ओल्ड सॉरी R3 न्यू R3 न्यू लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ ओल्ड R3 ओल्ड, हमेशा न्यू के बाद ओल्ड आएगा, प्रीवियस में भी न्यू की जगह ओल्ड कर लेना, ओल्ड की जगह न्यू कर लेना, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड माइनस ये हमारे पास R1 ओल्ड सॉरी R3 ओल्ड। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4R1 न्यू, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली यही आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करना है मुझे, इसमें से इसको माइनस करना, तो 12 - 2 ये हो जाएगा 10 12 - 2 10 3 माइनस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 4 माइनस ये 0 हो गया, तो एक सेकंड 12 माइनस सॉरी 12 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास R3 ओल्ड 12 - 2 10 3 ये 0, ये हमारे पास 0, यहाँ पे ये हमने 1 ये इसमें 1 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, आप प्रीवियस में आप जाकर चेक कर सकते हो 0, और ये R3 वोल्ट 0 -1, तो ये -1 ये -1 एंड ये 1। ठीक है, क्योंकि ये तो अल्फा 3 तो हमारे पास पार्ट है ना इसका, S1 जो है बेसिकली अल्फा 3 करस्पॉन्डिंग है, ये तो इसकी बेसिक का पार्ट है, तो ये चेंज होगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से ZJ - CJ देखते हैं, तो ZJ - CJ देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारे पास 6/4 यानी पॉजिटिव। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 हो जाएगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो 0, इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके 0 2 0 -2 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो 0, इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव m आएगा, तो फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये भी पॉजिटिव एंड ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑल ZJ - CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल ZJ - CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हेयर ऑल ZJ - CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी अब हमारे पास फर्दर इंप्रूवमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 2 बट a1 इक्वल सॉरी s1 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 1/2 एंड S1 इक्वल टू लिखना है तो लिखो, मत लिखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होगी 3/2, या S2 इक्वल टू 0 S3 इक्वल टू 0
बट A1 इक्वल टू 10, ठीक है, A1 इक्वल टू 10 implies since artificial variable since artificial variable is non zero implies no solution। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने ग्राफिकली चेक किया था तो उसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो इसमें भी जब आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जब प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड केस जो है वो हम सेकंड वीडियो में लेंगे। ठीक है, जो सेकंड केस है वो सेकंड वीडियो यानी लेक्चर नंबर 18 में लेंगे। थैंक यू।